क्यों नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया था? सिमी का एक मॉड्यूल था मूलतः रांची से। इस मॉड्यूल ने ये कोशिश की कि फिदाइन जैकेट बना के फिदाइन हमला किया जाए। उनको लगा था कि पूरा जब फटेगा तो भगवान बुद्ध की मूर्ति उड़ जाएगी, महाबोधि मंदिर उड़ जाएगा। कुछ ऐसा करते हैं कि भयानक भगदड़ हो, और भगदड़ जब होगी तो उसमें कंफ्यूजन में कुछ भी हो सकता है। तो यही मूल रूप से उद्देश्य था। बड़े सेंसिटिवली उन्होंने कहा कि पटाखे मत जलाओ, इस प्रकार की बातें, जबकि जान रहे थे कि बम फट रहे हैं। आईटी के बाद पकड़ के शादी होती थी, इस डर से घर नहीं जा पाते थे। 5 में लगभग फील्ड में पहला दिन भागलपुर में शुरू हुआ था, जब मुंगेर एसपी शहीद हुए। मेरे पहले दिन फील्ड में इंडियन मुजाहिदीन ऐसे ही भटके हुए युवकों का एक समूह था। इंडिया मोस्ट वांटेड एक मूवी आई है जिसमें शाहरुख खान को विदेश में एक एयरपोर्ट पर रोका जाता है। वो उसके पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है कि यासीन भटकल जब मोस्ट वांटेड था तो उसने कई अलग अलग नाम रखे थे, जिसमें एक नाम शाहरुख भी था। बिल्कुल बिल्कुल। दिन में ही रेड कर दिया आपने। आनंद सिंह क्या तो कोई रेड ही नहीं करता। यासीन भटकल के बारे में बताइए जरा मुझे प्लीज। टेररिज्म से एसोसिएटेड जो लोग हैं उनके मन में ये भाव रहता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यासीन भटकल को अरेस्ट करने के लिए करना कितना चुनौतीपूर्ण था? तो सुबह जब नींद खुली तो मोबाइल बगल में साइलेंट पर रखा हुआ था, संडे था, तो उसमें करीब 200 से अधिक मिस्ड कॉल थे। रोहतास का किला जो था वो तो उस पर नक्सलियों का कब्जा होता था, कैसे मुक्त कराया था? रोहतास किले पर कभी तिरंगा नहीं लहराया था। 26 जनवरी 15 अगस्त काले झंडे लहराते थे। फोर्सेज हम लोगों ने 3 जगह से 8 मई को चढ़ाना शुरू किया, जिसमें एक रोहतास किले से चढ़ी, एक दूसरे रास्ते से चढ़ी, एक तीसरे रास्ते से चढ़ी। पहली फोर्स हमारी वही पहुंची जो रोहतास किले से चढ़ी थी। उसने पहाड़ी को डोमिनेट किया। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी, खास तौर से पूर्वांचल की, बिहार की, जिसमें एक ईमानदार अफसर होता है, उसकी एक छोटी सी फैमिली होती है। अचानक उसकी पोस्टिंग एक जिले में हो जाती है जहां उसका सामना गुंडों, माफियाओं और भ्रष्ट सिस्टम से होता है। मसलन ऐसी 2 फिल्मों का मैं जिक्र करना चाहूँगा, शूल मनोज वाजपेयी की और गंगाजल अजय देवगन की। आपने वो फिल्में देखी होंगी। मैंने भी कई बार वो फिल्में देखी थी, 20 साल तक वो क्राइम रिपोर्टिंग की, और मैं सोचता था कि क्या ऐसे ईमानदार अफसर अभी भी खास तौर से रियल लाइफ में हैं। और अचानक मेरी मुलाकात एनआईए के एक अधिकारी से कुछ साल पहले होती है। उनका नाम है विकास वैभव। विकास वैभव 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बिहार में इन्होंने कई कानून व्यवस्था से जुड़े काम किए, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार को लेकर काम किया। फिलहाल वो लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें बिहार से कई लोग जुड़े हुए हैं। विकास वैभव आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एनआईए में जब आप थे तब तो आप कुछ बोलते नहीं थे, पीछा करता रहता था आपका, लेकिन अब ऐसे कई केसेस हैं जिनमें सजा भी हो चुकी है, सब कुछ वो पब्लिक डोमेन में है। तो सबसे पहले मैं उस केस का जिक्र करना चाहूँगा। साल 2013 था। नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली कर रहे थे और अचानक से उस रैली में एक के बाद एक कई बम धमाके होते हैं। उस बम धमाके की जांच आपने की थी। क्या, किस तरह से वो धमाका हुआ था, उसमें कौन लोग शामिल थे, कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन की थी? चूंकि अब उस मामले में सजा हो चुकी है, इस वजह से मैं उस केस का जिक्र करना चाहूँगा। क्यों नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया था? देखिए अरविंद जी, मुझे याद है उस समय जो भी केसेस थे, आप भी साथ रहा करते थे, और इनफैक्ट जब भी हम लोग पहुंचते तो पीछे से कहीं ना कहीं आपको फ़ोन आता ही था कि क्या हुआ, और उस समय बताना संभव भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। लेकिन सभी केसेस के बारे में आप भी जानते हैं क्या हुआ, सभी पब्लिक डोमेन में है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं, उस समय सिमी का एक मॉड्यूल था मूलतः रांची से, और बहुत अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग ले रही थी। ख्वाब बहुत बड़े थे कि देश में बहुत कुछ करना है मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ करना है। और संपर्क में थे सिमी के उन पुराने लोगों से जो कहीं छत्तीसगढ़ में थे और जगहों से भी इंस्पायर होते थे, उनके वीडियो सुना करते थे। तो पहली घटना उनके द्वारा की गई थी बोधगया में, बोधगया ब्लास्ट 7 जुलाई 2013, और अगली घटना हुई थी 27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान में।
तो दोनों केसेस कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसका जो कारण था बड़ा स्पष्ट था और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बोधगया ब्लास्ट में ये लोग सफल तो हुए थे कि ब्लास्ट हुए, लेकिन इनकी जो मंशा थी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई थी। इनको लगता था कि इनके जो आईडीज़ हैं, उस समय सिलेंडर बॉम्ब्स का इन्होंने उपयोग किया था, और सिलेंडर बॉम्ब्स में इनको लगा था कि पूरा जब फटेगा तो भगवान बुद्ध की मूर्ति उड़ जाएगी, महाबोधि मंदिर उड़ जाएगा, बट उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। 2 बौद्ध भिक्षुओं को कुछ स्प्लिंटर्स लगे, जिसमें सजा हुई उम्र कैद मिली है, लेकिन देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ। और डैमेज टू ट्रगर मोनेस्ट्री या जो भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, इट वॉज वेरी मिनिमल, तो ऐसा कोई डैमेज वहाँ पर हुआ भी नहीं। तब इनके मन में अगली थी कि अब क्या करें, क्योंकि ये जो घटना हुई तो घटना बड़े इंटरनेशनल मीडिया में भी आई, और इन लोगों ने बीच में कोशिश भी की कि उसका क्रेडिट लें। तो एक नए संगठन का नाम बनाकर इन लोगों ने पटना के जीपीओ के पास उसको पेस्ट किया। तो इनको लगा कि एक नए आतंकवादी आउटफिट का वहाँ से प्रचार होगा, बट उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली। तो दे वांटेड टू डू समथिंग स्पेक्टेकुलर, कुछ ऐसा हो जिसमें पूरा देश अचानक उसको देखे। और उस समय जैसा सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी वॉज द पीएम इलेक्ट ऑफ द इंडिया, और इलेक्शंस की सभाएं हो रही थी, देश भर में चल रही थी, और जिहादी जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनके टारगेट पे तो थे ही। नरेंद्र मोदी टारगेट पे थे, और इसलिए इनको लगा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इस पूरे एक बड़ा ऑपरेशन होगा। तो उसका भी इन लोगों ने बहुत रेकी की। रांची में जहाँ इनका गांव था उसके आसपास इन लोगों ने देखा कि सुसाइड बॉम्बिंग कैसे कर सकते हैं, तो जैकेट्स बना करके इन लोगों ने ताड़ के पेड़ पर लपेटा। तो उन्होंने देखा इससे कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि इनके पास जो उस समय जो तरीके थे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई कर रहे थे। फिर उसमें एक तरकीब इनको लगी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बहुत सारे ब्लास्ट किए जाएं रैली में, जिसमें जब भगदड़ मचेगी तो भगदड़ में कोई एक व्यक्ति जाकर जो टारगेट है उनको गोली मार देगा। और लगभग यही मोड पे ये चल रहे थे। बट जो रैली पटना में हुई उसके पहले कानपुर में भी हुई, ग्वालियर में भी हुई, और उसमें जब इन लोगों ने देखा कि सिक्योरिटी तो बड़ी टाइट है, जिसमें कि डी एरिया के अंदर पहुंचना नामुमकिन सा है, यदि भगदड़ मचती भी है तो शायद डी एरिया तक नहीं जाएंगे, तब इन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि भयानक भगदड़ हो, और भगदड़ जब होगी तो उसमें कन्फ्यूजन में कुछ भी हो सकता है। तो यही मूल रूप से उद्देश्य था, और टेरर इम्पैक्ट तो करना ही था और एक केओस मचाना था उस पूरी रैली में। बट जो इनिशियल टारगेट था वो इनको लग गया था कि ये हो नहीं पाएगा, तो इनका था कि बॉम्ब रखेंगे और चले जाएंगे। इसी बीच में एक घटना घटी पटना जंक्शन पे, जिसमें कि एक की डेथ हो गई और एक वहीं से गिरफ्तारी हुई। लंबी कड़ी है, बोधगया ब्लास्ट के बाद से ही काफ़ी कुछ चल रहा था इन्वेस्टिगेशन में, और कहीं ना कहीं एनआईए टीम पूरी टारगेट पर थी, जितनी एजेंसी सभी लगी हुई थी, और कुछ न कुछ तय लगभग स्पष्ट था कि कौन सा ग्रुप है, बस ग्रुप के लोकेशंस एग्जैक्टली मिल नहीं रहे थे जब समय घटना घटी थी। मेरा एक सवाल है कि जैसा आपने बताया कि नरेंद्र मोदी टारगेट पर थे, तो पहले इस मॉड्यूल ने ये कोशिश की कि फिदाइन जैकेट बना के फिदाइन हमला किया जाए। देखिए, सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये कोई मतलब सभी रिकॉर्ड पे हैं, और इसमें बेसिकली जो बातें उस समय हुई वो मैं बता रहा हूँ कि टारगेट क्या था। तो इनिशियली इनका टारगेट था कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसी घटना करनी है जिससे पूरा देश दहल जाए, और उस समय इनका टारगेट था कि कैसे करें। तो नेचुरली सबसे बड़ा टारगेट तो वही थे। उनको यदि टारगेट करना था तो उसके पहले उन्होंने काफ़ी रेकी की, काफ़ी प्रयास किया, फिदाइन अटैक का एक एक्सपेरिमेंट किया रांची में, और अल्टीमेटली इनको लगा कि ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इनको लगा क्यों ना हम लोग रैली में ब्लास्ट करें और एक भगदड़ की स्थिति मचे। और अब यदि आप देखेंगे उस समय जो रैली हुई थी, तो रैली जो लोग कर रहे थे उन्होंने बड़े सेंसिटिवली उसको हैंडल किया। यदि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उस समय फैलती है तो वास्तव में भगदड़ हो जाती है, लेकिन बड़े सेंसिटिवली उन्होंने कहा कि पटाखे मत जलाओ, इस प्रकार की बात, जबकि जान रहे थे कि बम फट रहे हैं। तो यदि उतनी भीड़ में कहीं से भी अफवाह उड़ती कि बम फट रहे हैं तो भगदड़ मचनी ही थी। वही उनका टारगेट था जो सफल नहीं हो पाया। नहीं, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2013 में जब गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी रैली में उस वक्त आ चुके थे, और जब बम धमाके हुए तो बहुत, जैसा कि विकास सर बता रहे हैं, वहाँ ये बताया गया, ये नहीं बोला गया कि बम धमाके हुए, बोला कि पटाखे मत जलाइए, जिससे भीड़ शांत रही, भगदड़ नहीं हुई। नंबर 2, जो सवाल मैंने विकास सर से पूछा फिदाइन जैकेट वाला, दरअसल एनआईए की टीम ने रांची में एक जंगल में रेड की, तो वहाँ पर जो फिदाइन जैकेट है वो भी एक पेड़ पर बांधकर उसकी प्रैक्टिस की जा रही थी। उसका खुलासा तमाम एजेंसियों ने, अलग अलग एजेंसियों ने किया था, एनआईए ने भी किया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है सर। देखिए, एनआईए का काम इन्वेस्टिगेट करना है, तो जब कोई केस होता है तो उसमें टीम्स जाती हैं
और इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा जिम्मेदारी वाला कार्य ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें सबूत या साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने होते हैं। जैसे आप जो बात कहते हैं, यदि बातों में कोई प्रामाणिकता नहीं होती तो सज़ा मिलनी नहीं थी। तो जो बातें थी स्पष्ट रूप से कोर्ट के सामने आई हैं तो सज़ा भी मिली, और इनफैक्ट पटना ब्लास्ट में फांसी तक सज़ा हुई है। नहीं, मेरा अब फिर वही सवाल है कि अ, मतलब जो ये मॉड्यूल जैसे आपने बोला कि नाम हो जाए स्टूडेंट सिमी का ही नहीं, सिमी से जुड़े लोग थे। हाँ, सिमी से जुड़े और लोग, सिमी इंडियन का मुजाहिदीन, रांची मॉड्यूल कह सकते हैं, और रांची आईएम से भी मॉड्यूल। देखिए जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर जाकर लिंक हो जाते हैं, जिसमें कि अब बहुत सारी चीज़ें मैं अब उस रूप में नहीं कहूँगा, सारी चीज़ें उसमें ऑन रिकॉर्ड है। कहा जाता है कि कौन सा देश है जो सपोर्ट करता है, या तो कहीं ना कहीं उनके जो हैंडलर्स हैं वो बाहर रहते हैं, और एक ग्रुप हर ग्रुप का कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव रहता है, और एक दूसरे को कैसे आपस में कनेक्ट करना है ये उनके ऊपर है। जैसे मैं बोल रहा था सर कि जैसे सिमी है, इंडियन मुजाहिदीन है, सिमी से ही निकले लोग पीएफआई है। मैं इससे ये पूछ रहा हूँ, ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान में इनके हैंडलर बैठे हैं, रियाज भटकल, इकबाल भटकल। अब मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंडियन मुजाहिदीन पर एक कंपाइल चार्जशीट आपने ही अदालत में दिल्ली की फाइल की थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए थे। उसमें भी काफ़ी लोगों को सज़ा हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ अन्य के खिलाफ ट्रायल चल रही है। अन्य के बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, जो बातें हैं सारी पब्लिक डोमेन में आज भी हैं। काफ़ी लोगों को सज़ा हो चुकी है उस केस में, बट कुछ अन्य का ट्रायल अभी चल रहा है। देखिए उसमें भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी पूरे राष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने की, जो स्टार्ट हुई थी करीब 2003 में, या उससे पहले भी ग्रुप्स थे, लेकिन उसके बाद बहुत फॉर्मल रूप से एक संगठन का निर्माण और अलग अलग ग्रुप्स में यूथ को तैयार करना टू इंडल्ज इन टेररिस्ट अटैक्स, जो देश के अलग अलग क्षेत्र से आते थे। उसी में मैं ये बात कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो सेल्फ प्रोपेल्ड टेररिस्ट थे, जिनका किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया, बट वो उनको लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए, और इंटरनेट पे खोजा करते थे। उसमें कहीं ना कहीं उनका संपर्क किसी हैंडलर से जब हुआ तो ऐसा एक मॉड्यूल पुणे में मिला, जिसको जब हैंडलर से संपर्क हुआ तो उसने उनको फिर आईएम के टच में ले आया। अच्छा। और उसी के बाद पुणे ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, जंगली महाराज रोड वाला, उसके कुछ दिनों बाद पकड़े भी गए। तो बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग सोच से चले और साथ में जुड़ते गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब प्रॉपरली हुई तो उसके बाद एक व्यापक असर तो अवश्य देखने को मिला कि आप देखते होंगे 2013 के बाद बस उस प्रकार से जो आईएम के ब्लास्ट हो रहे थे नहीं हुए। सभी लोग लगभग उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई सभी एजेंसीज के द्वारा की गई, और इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अच्छा रोल रहा है। अच्छा, मैं जानते हैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि आप बहुत कम बोलते थे, और चलिए पटना में जब आप रहे, एनआईए में रहे, मुझे याद है कि मैं आपको कितने फ़ोन किया करता था उस वक्त, और खैर ऐसे एजेंसी में भी थे कि नहीं बोलते थे आप। अब चूंकि आप पकड़ में आए हैं, तो एक आईआईटी पास आउट यंग डायनामिक लड़का जो आईपीएस अधिकारी बनता है, और उसका सामना एजेंसी में टेरर ग्रुप से हो जाता है, तो वो क्या उस दौरान क्या अनुभव था? और जब ऐसे टेरर मॉड्यूल को आप फॉलो करते थे, बर्स्ट करते थे, क्या सोचते थे? मतलब आईआईटी क्या सोच थी उस वक्त? देखिए आईआईटी के समय जब मैं आईपीएस मैंने चुना, तो इनफैक्ट उस समय मन में यही भाव था कि बिहार के लिए कुछ कर सकूं, और ये भाव उसी समय से नहीं था बल्कि 9th में था। बच्चों ने भोपाल में चिढ़ाया था, कई बार मैंने इंटरव्यूज़ में बताया है कि मन में एक भाव चल रहा था, क्यों ना अपने जीवन में कुछ ऐसा करूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। और इसी भाव के साथ 9th में पढ़े, फिर आईआईटी में जब पेपर लीक हुए और पढ़े। आईआईटी के बाद पकड़ के शादी होती थी, इस डर से घर नहीं जा पाते थे, मना किया जाता था। संकल्प और सुदृढ़ होता गया, और फिर अल्टीमेटली आई गॉट द आईपीएस बिहार कैडर विच वाज माय फॉर्च्यून, और अब सर्व करना था। तो बिहार 2003 बैच है मेरा, और 2005 में लगभग फील्ड में पहला दिन भागलपुर में शुरू हुआ था, जब मुंगेर एसपी शहीद हुए मेरे पहले दिन फील्ड में। और उसके बाद भागलपुर के बाद फिर औरंगाबाद, दानापुर, पटना सिटी एसपी, बगहा, रोहतास, ये करते हुए दरभंगा में थे। उसके बाद एनआईए गए थे। लेकिन एनआईए जाने का कारण क्या था? 26/11 अटैक तब हुआ था जब 2008 में मैं उस समय रोहतास का एसपी हुआ करता था। अच्छा। नक्सलियों से लड़ाई चल रही थी, मुझ पर भी गोलियां चली थी, और 26/11 एक ऐसा अटैक था जो पूरा देश देख रहा था। उसको लग रहा था कैसे ऐसे टेरर ग्रुप इंडिया के मेनलैंड में आके ऐसा घटना कर जा रहे हो। मैं तो पुलिस में था। उसी समय मैंने सुना कि एनआईए जैसी एक एजेंसी बनने वाली है जो इन टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक्शन लेगी। और तब मुझे लगा था कि अगर अच्छे पुलिस ऑफिसर्स जो अच्छा काम कर सकते हैं, बघाव को मैंने बदलते देखा था, रोहतास में तो कार्रवाई चल रही थी, और मुझे दिख रहा था कि चीज़ें बदलेंगी यहाँ भी। और तब मुझे लगा क्यों ना मैं एनआईए में जाऊँ, क्योंकि एनआईए में आज मेरी अधिक ज़रूरत है। ये भाव मेरे मन में था कि नेशनल लेवल पर जो एजेंसी बन रही है, यदि अच्छे पुलिस ऑफिसर्स उसमें नहीं जाएंगे तो एजेंसी क्या काम कर पाएगी। और इसी भाव के साथ मैंने तब तुरंत
जैसे ही एनआईए का फॉर्मेशन हुआ था, अप्लाई किया था और 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ और एनआईए मेरा फिर उसके बाद आना हुआ था। वो आने के बाद से ही पहला जो एक प्रकार से कहीं लक्ष्य तो था कि मुझे इंडियन मुजाहिदीन का इन्वेस्टिगेशन करना है, और इसीलिए मैंने आते हैं फिर फाइल भी दी थी। पहला केस एनआईए में उस समय सीपीआई माओइस्ट का मिला, रॉकेट लॉन्चर्स का, लेकिन 2012 के ही दिसंबर में एक क्यूमुलेटिव केस पूरी कॉन्स्पिरेसी का, अभी तक जो भी आईएम के इन्वेस्टिगेशंस हुए थे वो पार्ट वाइज हुए थे, किसी घटना के हुए थे या किसी स्टेट में हुए थे, बट पूरे नेशनल लेवल पे या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उसको इन्वेस्टिगेट करने का किसी एजेंसी ने प्रयास नहीं किया था। ऐसा काम तो एनआईए ही कर सकती है। और उस समय केस रजिस्टर हुआ और फिर चीज़ें चली, बहुत लेवल्स पर इन्वेस्टिगेशन हुए। और वो जो समय था 2012-13 का बड़ा सेंसिटिव समय चल रहा था, अलग अलग घटनाएं भी घटी हैं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इंडियन मुजाहिदीन का आपने पूरा कंपाइल किया, ये आईएम की किस तरह से, ये क्या मॉड्यूल है, क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत आप बता पाएँ? नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक क्या ये भी बातें आई कि उस इंडियन मुजाहिदीन के कई लोग आईएसआईएस में शामिल हुए, सीरिया गए? देखिए वैसे अगर आप देखिएगा तो इसको मैं कहूँगा टेररिस्ट गैंग, जैसे क्रिमिनल गैंग होता है ना, क्रिमिनल गैंग 5 लोग हो सकते हैं, 7 लोग हो सकते हैं, तो आईएम की यदि आप बात करेंगे तो हो सकता है इसकी संख्या 50-100 हो, उससे अधिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कहा जाता है ना बिहार मॉड्यूल, तो बिहार मॉड्यूल मतलब जो लड़के थे वो बिहार के थे, दरभंगा मॉड्यूल। दरभंगा मॉड्यूल, तो दरभंगा मतलब ऐसा नहीं पूरा दरभंगा टेररिस्ट, बट हाँ 4-5 लोग थे दरभंगा में जो इस ग्रुप से जुड़े, तो ग्रुप का नाम बड़ा फेमस हो जाता है, बट बहुत कम लोग हैं जो अभी भी टेररिज्म की ओर बढ़ते हैं। इंडियन मुजाहिदीन ऐसे ही भटके हुए युवकों का एक समूह था, जिसको उनके हैंडलर्स जो पाकिस्तान में थे उस समय, जो उनके द्वारा गाइड भी किया जाता था, फाइनेंस भी किया जाता था और अलग अलग घटनाओं के लिए प्रेरित किया जाता था। तो टारगेट्स ये अपने चुना करते थे, कुछ टारगेट्स इनको मिला करते थे, और एक मॉड्यूल तैयार करना मतलब कि एक शहर में कुछ लोगों को तैयार करना आसान नहीं था, इसमें 1 से 1.5 साल का समय लगता था। तो पहले शुरुआत तो इनकी वहाँ से मुंबई से हुई थी, ट्रॉम्बे के हैं चिता कैंप, उसके बाद धीरे धीरे आजमगढ़ में कुछ लड़के जुड़े, और जब दिल्ली में एनकाउंटर हुआ बटला हाउस में, उसके बाद पूरे अफरा तफरी मच गई थी, लोग भाग रहे थे। उसी बीच में उन्होंने जाकर के फिर दरभंगा में शरण ली, और उस समय कोई जानता भी नहीं था कि कौन है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चार्जशीट में आई जब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बीच में पकड़े भी गए परंतु पुलिस जानती नहीं थी। कौन पकड़ा कोलकाता गया? में यासीन भटकल। तो कोलकाता, सॉरी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, करीब 4 महीने जेल में भी रहना पड़ा, बट पुलिस को पता ही नहीं था कि मोस्ट वांटेड हमारे जेल में। और फिर जब छूटे तो फिर अगला जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ पुणे में। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को ये मिली कि जो डॉक्यूमेंटेशन हमारा है राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें बहुत कमियां थी। जैसे किसी व्यक्ति को यदि बाकी स्टेट की पुलिस खोज रही है तो किसी तीसरे स्टेट में वो व्यक्ति पकड़ा भी जा रहा है तो बाकी स्टेट को पता नहीं चल रहा है। तो CCTNS के आने से काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ने की संभावना है, लेकिन उस समय तक ये चीज़ें उस प्रबल रूप में नहीं थी। तो इसीलिए बहुत आसानी से कुछ नया नाम लेकर, कुछ फर्जी आई कार्ड बनाकर लोग पकड़े भी जा रहे थे और छूट भी जा रहे थे, जबकि उनकी तलाश अन्य राज्यों की पुलिस कर रही थी। तो इसमें जब जितने ग्रुप्स थे इन पर कार्रवाई हो गई तो नए ग्रुप्स खड़ा करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन दिक्कत तब हुई जब जो फॉरेन से फंडिंग आ रही थी, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जब लोग पकड़े गए, वहाँ से लाए गए, बहुत फर्क पड़ा उससे। यासीन भटकल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडियन मुजाहिदीन का खूंखार कमांडर था यासीन भटकल उर्फ अहमद सिद्दी बप्पा, जिसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। देश के अलग अलग शहरों में उसने बम धमाके किए थे, और यासीन भटकल को भी इंटरोगेट विकास वैभव नहीं किया था, और भारत जब वो लाया गया तो उसे गिरफ्तार भी एनआईए ने किया था। यासीन भटकल बहुत एक खूंखार शातिर किस्म का आतंकी था, और इंडिया मोस्ट वांटेड एक मूवी आई है जिसमें शाहरुख खान को विदेश में एक एयरपोर्ट पर रोका जाता है। वो उसके पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है कि यासीन भटकल जब मोस्ट वांटेड था तो उसने कई अलग अलग नाम रखे थे, जिसमें एक नाम शाहरुख भी था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या था सर वो किससे? बहुत सारे नाम थे, शाहरुख भी एक नाम था उसमें। देखिए इसमें बहुत व्यक्ति आदमी का नाम लेना मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। उसमें एक जो टेररिस्ट ग्रुप था वो उसमें उस प्रकार से कार्रवाई चल रही थी, और ही वॉज इंडियाज मोस्ट वांटेड उस समय पर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जो भी नाम थे वो तो सारे अलग अलग एयरपोर्ट्स पे थे, तो उस टाइम के जो भी क्वेरी तो होगी, यहाँ भी होगा, तो वही वैसा ही कुछ हुआ था।
यासीन भटकल के बारे में बताइए ज़रा मुझे प्लीज़, क्योंकि मैंने काफ़ी फॉलो किया था उसकी हर एक्टिविटीज़ को। वो एक टेररिस्ट था जिसको लेकर मैं आपसे, अदर एजेंसी से पूछता था। वो किस तरह का बताते हैं कि वो इतना ऐसा आतंकी था कि लोग ज़्यादा देर तक उसके पास बैठते नहीं थे, वो तुरंत रेडिकलाइज कर देता था। न देखिए, इसमें जो टेररिज्म से एसोसिएटेड जो लोग हैं, उनके मन में ये भाव रहता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कहीं से उनके मन में कोई रिग्रेट नहीं था पकड़े जाने के बाद भी, और कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि उनका अपना धार्मिक कर्तव्य कह लीजिए या उस प्रकार का है, जो उनकी मंशा, जो जिस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया गया था। तो इसमें लगभग कुछ वैसी ही कहानी थी कि उसे लगता था जो मैं कर रहा हूँ, यदि मैं नहीं करता हूँ तो मैं अपना कर्तव्य नहीं कर रहा हूँ, और यदि मैं कर रहा हूँ तो इसमें जो हो रहा है वो सब जायज़ है। तो इस प्रकार की बात थी। नहीं, आपने खुद पर्टिकुलर, क्योंकि मेरे को याद है मैंने उस दौरान एक बार आपको फ़ोन किया था और यासीन भटकल के बारे में पूछा था, तो आपने उस वक्त तो टाल मटोल कर दिया। लेकिन अब चूंकि यासीन भटकल को कई केसेस में फांसी की सज़ा हो चुकी है, जेल में है, गिरफ्तार हो चुका है, आपने जब यासीन भटकल, चूंकि कई अधिकारी ये बोलते थे कि यासीन भटकल वो आतंकवादी है जिसके सामने कोई भी अधिकारी छोटे लेवल का बहुत देर तक नहीं बैठता, वो बरगला देता है, उसके अंदर वो आर्ट है। आपने उसको इंट्रोगेट किया होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ नहीं हो, जिसको अनुभव नहीं हो, वैसे व्यक्ति के लिए हो सकता है। और टेररिस्ट ग्रुप तो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। तो जितने भी यूथ दरभंगा में जुड़े या अन्य स्थानों पर जुड़े, तो ऐसे लोग थे जो बिल्कुल ही इनोसेंट थे उस समय तक, और हो सकता है रिलीजियस रहे होंगे, जाते होंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम कभी जाकर टेररिस्ट बनेंगे। तो इस व्यक्ति में एक गुण था कि वो उनके अंदर वो समझा दिया करता था कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। तो इसीलिए अच्छे से जहाँ भी रहा उसने ऐसे लोगों को तैयार कर दिया। समस्तीपुर रहा तो वहाँ भी तैयार, इसने जो दिल्ली में थे उनसे समस्तीपुर का लड़का तैयार हो गया। दरभंगा रहा, वहाँ अपने आसपास जो भी थे उनको इसने तैयार कर दिया और मोटिवेट किया करता था, मोटिवेट भी करता था। और उसमें जैसे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ, तो जर्मन बेकरी ब्लास्ट में इसके साथ अब जो नहीं रहा, कतील सिद्दीकी है ना, तो उसमें 2 लोग साथ गए थे और 2 जगह ब्लास्ट होने थे। तो उसमें कतील सिद्दीकी को भी मैंने इंट्रोगेट किया था उस समय जब था। तो एक और प्लान था कि मुंबई के किसी मंदिर में जाके ब्लास्ट करना है, लेकिन वो डर गया पुलिस को देखकर, उसने फिर वहाँ बैग नहीं रखा, वो बैग जाकर समुद्र में डाल दिया। ऐसी बात इन्वेस्टिगेशन में आई। तो इसने बाद में उसको बहुत समझाया, और तब जाकर अगली बार जब ब्लास्ट हुआ तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जाकर के ब्लास्ट होता है। तो इसमें कैपेसिटी थी लोगों को समझाने की, बिकॉज ही वॉज कन्विंस्ड व्हाट ही इज डूइंग इज़ राइट। और ये बात बड़ी कठिन है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं बात आती है रेडिकलाइजेशन की, कि जो माइंड्स हैं कैसे क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं, इसमें पूरे समाज की भूमिका है। इसमें देखना होगा जो यूथ हमारे हैं, लेकिन यही मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत कम संख्या है। यदि आप परसेंटेज के हिसाब से देखें, बहुत ही कम लोग थे जो इस ग्रुप में थे, लेकिन ये भी क्यों गए, ये एक प्रश्न है। और ऐसे लोगों को कैसे हम नहीं जाने दें, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर अ नेशन जो सर्वधर्म संभाव हो, सब लोग आसपास रह सकें। यही भारत की विशेषता भी है, और भारत इसी ओर बढ़ना चाहता भी है, हमारी अवधारणा भी यही है। तो इसमें यदि टेररिस्ट अटैक्स होंगे तो निश्चित है कि पूरे राष्ट्र में एक हलचल मचती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी लोग टेररिस्ट ग्रुप्स में जुड़े, उनसे भी हमें सीखने का बहुत बड़ा अवसर है कि क्यों जुड़े, रेडिकलाइज कैसे हुए। उस समय कहीं ना कहीं आसपास की जो उनकी स्थिति चल रही थी, उसमें कोई ऐसा टीचर रहा होगा जिसने कुछ बातें की, उसका रोल रहा होगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई बड़ी ज़रूरी है। और जैसे अब एक बड़े प्रीचर हैं जो भारत से बाहर चले गए, उनकी बातों से, उनके टॉक से ये लोग बड़े इंस्पायर होते थे। तो ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई बहुत आगे जाकर हुई, लेकिन कार्रवाई होनी बड़ी आवश्यक है। तो हमें देखना होगा, जब हम चाहते हैं हमारे यूथ डी रेडिकलाइज हो, तो जो इस प्रकार की प्रीचिंग्स करते हैं, जो इस प्रकार के हम भटकाते हैं, तो उन पर पैनी नज़र भी होनी चाहिए। ये बात मुझे लगी कि अगर ऐसा किया जाए स्पेशली, तो हमारे यूथ इस प्रकार रेडिकलाइज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ये भारत की विशेषता है कि हमारे देश में आप कितना भी रेडिकलाइज करने की कोशिश करो, तो हम कहीं ना कहीं जाकर के उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी संस्कृति वैसी नहीं है। संस्कृति है टॉलरेंस की, साथ में रहने की, और यही कारण कि सदियों से हम साथ में रहते आ रहे हैं। अवश्य है कुछ लोग भटकाने वाले रहते हैं, और यही कारण था कभी एक पार्टीशन भी हम लोगों ने झेला है जब भटकाने वाले लोग थे। लेकिन आज भारत में आवश्यकता है समझने की कैसे इन छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर हम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ सकें। तो जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। उससे आगे अब ये सीखना है कि आगे ऐसा नहीं हो, और जो लोग थे जिनके कारण ये हुआ, वैसे लोग और नहीं हो। आपने बोला 2008 में जो मुंबई वाला ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद NIA आपने ज्वाइन किया। तो जब NIA में रहते हुए देश में ब्लास्ट होते थे, तो क्या प्रेशर NIA के ऊपर पड़ता था? नंबर 1। नंबर 2, यासीन भटकल को अरेस्ट करने के लिए करना कितना चुनौतीपूर्ण था? 2।
देखिए, तो पहला तो एनआईए के ऊपर प्रेशर या किसी भी एजेंसी के ऊपर प्रेशर तो ऑटोमेटिक है। अगर ब्लास्ट होता है और कोई एजेंसी बनाई गई है कि उसको ब्लास्ट इन्वेस्टिगेट करने हैं, तो नेचुरल सी बात है प्रेशर होगा। किसी भी टेररिस्ट एजेंसी में या एफबीआई के जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, उसको अगर आप देखेंगे तो सामान्य तौर पर साल भर बहुत काम नहीं रहता है, रूटीन काम होता है, ऑफिस जाते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट जब ब्लास्ट होता है तो पूरी एजेंसी मतलब एक अचानक उसमें बाढ़ आ जाती है काम की, तो अगले 2-3 महीने तो अब पूरे गए। तो एनआईए के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। जब ब्लास्ट होता है तो समय बोल कर तो आता नहीं है, अचानक हुआ तो टीम कोई कहीं है कोई कहीं है, और अचानक स्पेशल फ्लाइट उड़ती है, सबको आना होता है। तो ऐसे कई अनुभव मेरे उस समय हुए जब कहीं थे और अचानक ऑफिस से गाड़ी मंगानी पड़ी, भागना पड़ा, क्योंकि 45 मिनट समय होता था कि अब आपको एयरपोर्ट पहुंचना है और एनएसजी टीम के साथ जाना है। बोधगया ब्लास्ट में तो ऐसा हुआ था कि संडे का दिन था, उस समय कोरिया से आए थे लौट के, कहीं मन में आशंका थी भी नहीं कुछ ऐसी अनहोनी घटेगी। रात में सोए भी लेट थे और था कि आराम से संडे है, आराम से उठेंगे, कल तो कुछ है नहीं। मोबाइल भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं था, बट मुझे लगा कि अब आवश्यकता है नहीं, कल संडे आराम से चार्ज करेंगे। तो सुबह जब नींद खुली तो मोबाइल बगल में साइलेंट पर रखा हुआ था, संडे था, तो उसमें करीब 200 से अधिक मिस्ड कॉल थे और फ़ोन भी बज रहा था। तो मुझे लग रहा था पता नहीं कौन बजा रहा है सुबह संडे को। तो बाद में पत्नी ने बताया कि एनआईए कंट्रोल रूम से फ़ोन आ रहा है। मतलब वो आधे घंटे में इतने सारे कॉल थे, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, पता चला कि बोधगया में ब्लास्ट हो गया है। तो 45 मिनट और समय पास था, जितनी जल्दी हो सकता था भागे पहुँचे। और लंबी कहानी है कैसे, फिर तो आप जानते हैं मोरलेस। तो एनआईए में भी उसी प्रकार से निश्चित रूप से प्रेशर रहता है। और जहाँ तक कितने कठिन था, निश्चित रूप से बहुत कठिन था। जितने भी टेररिस्ट हैं, कोई अपने नाम से और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर तो चलते नहीं, सभी कुछ छद्म नाम लेकर रहते हैं। जैसे एक नाम की बात हुई, वैसे बहुत सारे नाम थे। तो ये उस समय अलग नाम से जहाँ रहता था लोग इसको जानते थे, और दूसरों से बात करता था उसमें भी कोड नेम्स यूज़ होते थे। आपस में जो बात होते थे उसमें भी कोड्स होते थे। अगर आपके पास कुछ लिटरेचर आ भी गया तो जब तक आप कोड का मीनिंग नहीं जानोगे तो आप शायद जान नहीं पाओगे बात क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चैलेंजेस थी। लेकिन उसके बाद भी एजेंसीज़ की निश्चित रूप से जो हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है कि बिल तक घुस करके खोज सके, और वही कारण था कि उस समय उसके बाद प्रॉपर ट्रायल के लिए उपस्थित हो सके। क्योंकि उसको तो घोस्ट टेररिस्ट भी कहा जाता था इंडिया में अलग अलग जगहों पर, और अल्टीमेटली पता चला कि वो तो नेपाल के पोखरा में कहीं जो है वो जो है किया गया था। ये भटकल को लेकर, चूंकि हमारे प्रोड्यूसर और सभी जानना चाहते हैं यासीन भटकल को लेकर। देखिए, बहुत सारी डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, जो ऑन रिकॉर्ड है बस वहीं तक मैं सीमित बता सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी भी उसमें ऐसी हैं कि ऑन रिकॉर्ड लानी ठीक नहीं होंगी, है ना, जो बिल्कुल जो प्रमाणिक हैं, जो कोर्ट में चली गई, जो बातें चार्जशीट में, वहीं तक मैं सीमित हूँ, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। घोस्ट टेररिस्ट तो था ना। अब देखिए, मीडिया तो बहुत तरह के नाम देती है, तो उसमें आप जिस रूप में आप देख सकें, निश्चित सी बात है, ही वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल द एजेंसीज ऑफ द कंट्री। ब्लास्ट हो रहे थे, पता नहीं चला था कौन कर रहा है, और एक नए संगठन का नाम भी आया एक ब्लास्ट के बाद, ईमेल्स आए सारे ऑफिसेज में, और तब लोगों ने जाना कि इंडियन मुजाहिदीन क्या है। और उस समय तक ये बड़ा क्लियर नहीं था कि कौन सा ग्रुप अचानक खड़ा हो गया। जो सिमी वाली मैंने बात की, ये लोग भी कुछ नया ग्रुप उस रांची में करना चाह रहे थे, जो सफल नहीं हुए। तो इस ग्रुप का नाम बड़ा वैसा था, मेल्स बड़े खतरनाक आया करते थे, और लोगों को लगता था भाई ये कौन सा ग्रुप है। तो बहुत समय के बाद ही पता चला। बोधगया मंदिर, बिहार पुलिस ने उसके बाद उसको कैसे सुरक्षित किया, कैसे सुरक्षा मजबूत की? देखिए, बोधगया मंदिर में पहले बहुत नॉर्मल सिक्योरिटी हुआ करती थी, जिसमें कि बिहार पुलिस की ही, जिला पुलिस के कुछ सिपाही रहते थे, और कुछ बिहार मिलिट्री पुलिस उस समय जिसको कहते थे, उसके लोग रहा करते थे। सिक्योरिटी थी लेकिन कम थी। उसके बाद से पूरी बीएमपी को ही सिक्योरिटी, या जो अब बीसैप हो गई है, उसको दिया गया है, और एक पूरी कंपनी वहाँ पर रहती है, डीएसपी भी चार्ज में रहते हैं, और नियमित मॉनिटरिंग होती है। उस समय भी सीसीटीवीज़ थे, परंतु उसमें से कुछ काम नहीं भी कर रहे थे, तो उसके लिए भी अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, ताकि उस प्रकार से जो घटना घटी वो दोबारा ना हो। और बोधगया ब्लास्ट में भी उस समय जो सिक्योरिटी लैप्सेज थे, उसमें इसलिए हुए चूँकि सिक्योरिटी हमारी उतनी तत्पर नहीं थी, और बौद्ध भिक्षु के भेष में कोई व्यक्ति बाउंड्री छलांग लगा कर आया, और सुबह समय उस समय अर्ली मॉर्निंग का था, 4 बजे प्रवेश होता है और 5:30 के आसपास ब्लास्ट होते हैं। इस बीच में वो घूमता है, देखता है कि कुछ लोग जमा हो, तो फिर वहाँ पर जाकर वो बम रखे। तो अभी तो सिक्योरिटी ठीक है, जहाँ तक उसके बाद घटना से बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और उसके मंदिर परिसर के आसपास भी जितने भी दुकानें थीं उनको भी हटाया गया।
अब आपने अभी शुरुआत, जब शो की शुरुआत हो रही थी तो वो बोला कि आपकी पोस्टिंग के दौरान नालंदा एसपी की जो डेथ हुई थी, कहाँ था? मुंगेर में। क्या था सर? नक्सल अटैक में, लैंडमाइन ब्लास्ट में मुंगेर एसपी भी शहीद हुए थे, और साथ में करीब सिपाही थे उनके जो जिप्सी में थे वो भी शहीद हुए थे, और एक काफ़ी चेन ऑफ ब्लास्ट हुए थे उसमें। तो बस गाड़ी मेन टारगेट एसपी की ही जिप्सी थी जो इट वॉज ब्लोन ऑफ, और जब हम लोग सुबह पहुंचे थे तो लगभग 40 फीट ऊपर वो टंगी हुई थी एक पेड़ पे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन था, और उसमें उनकी पिस्टल भी उग्रवादी ले गए थे, बाद में रिकवर हुआ था। तो ये मेरे उस दिन सर्विस का पहला दिन था, 5 जनवरी 2005, जिस समय मैं ट्रेनिंग के लिए अपने ज़िले में मैंने रिपोर्ट किया था 4 तारीख की रात को, और 5 की ये घटना थी। उसी समय से था कि अब बहुत कठिनाई में आए हैं, बिहार पुलिस में जब काम करना है तो देयर विल बी अ थ्रेट टू लाइफ ऑल्सो, बट इसके लिए तैयार रहना है, तत्पर रहना है, और जो जिस परिवर्तन के लिए मैं आया हूँ उसके लिए प्रयास करना है। मतलब आईआईटी कानपुर में एक नौजवान वो पढ़ाई करता है, आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है और पहली ही पोस्टिंग के दिन एसपी। नहीं, तो इसके लिए मेंटली मैं तैयार था। मेंटली कहीं ना कहीं दिमाग में था कि बिहार में कुछ करना, और बिहार में उस समय उग्रवाद की समस्या बहुत फैली हुई थी। लगभग हर ज़िले में, बहुत सारे ज़िलों में प्रभाव था, और स्पेशली मगध रेंज में तो बहुत ही अलग अलग घटनाएं होती ही थी। उसी प्रकार से रोहतास में भी 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे। फिर मुंगेर उस समय नया शुरू हुआ था। मुंगेर में उस समय 2005 तक बड़ी घटनाएं उस समय, उससे पहले नहीं हुई थी। तो मुंगेर में सबसे बड़ी घटना वही हुई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुंगेर में भी और भी घटनाएं हुई, धीरे धीरे करके काफ़ी कंट्रोल किया जा सका। नहीं, अब चलिए इसी पर आ जाते हैं। एक बहुत चर्चा थी रोहतास का जो किला था, उसकी कई तस्वीरें मैंने आपके देखी, एकदम आप यंग हैं, और रोहतास का किला जो था उस पर नक्सलियों का कब्जा होता था। कैसे मुक्त कराया था आपने? देखिए, मुक्त कराने में यदि मेरी कोई भूमिका है तो यही है कि हम लोगों ने एक पूरा अभियान चलाया जिसमें उग्रवादियों के विरोध में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन लोगों को प्रेरित किया कि आपकी संस्कृति बड़ी अच्छी रही है, आपके पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उन्होंने रोहतास किले को तब निर्मित किया जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तो आपकी क्षमता असीम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और गांव-गांव में सोन महोत्सव नाम से प्रकल्प एक अभियान के रूप में हम लोग चला रहे थे, जिसमें कंबल बांटना, मेडिकल कैंप्स लगाना, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स करना, ये कर रहे थे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने जितने यूथ थे उनको टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उस समय रोहतास किले पर यदि कोई बात करता है, जहाँ 2002 में डीएफओ शहीद हुए हों, 6 में डीएसपी शहीद हुए मैदानी क्षेत्र में, उस किले पर तो ट्रेनिंग कैंप्स लगा करते थे। जब मैं भी पहली बार गया था 2008 में, तो मैंने देखा था कि ट्रेनिंग कैंप से लोग भागे थे पुलिस को आते देखकर। 3 सितंबर 2008 को मुझ पर भी गोलियां चली, करीब 6 इंच से सैकड़ों गोलियां निकली थी। अच्छा। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट था कि केवल गोलियों से तो बात बनने वाली है नहीं। उसके बाद ऑपरेशन विध्वंस भी चला, जो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। 1000 से अधिक लोग उस पहाड़ी पर चढ़े अलग अलग क्षेत्रों से, और कॉम्बिंग ऑपरेशन आप कह सकते हैं इसको, हम लोगों ने पहाड़ पर चलाया। उस बीच में लोगों से जब जुड़ने लगे तो हर व्यक्ति के मन में एक भाव देखा रोहतास किले के प्रति। जितने आदिवासी थे, चाहे खरवार हों, उरांव हों, उसको अपना उद्गम स्थल मानते थे और बड़े गर्व से नाम लिया करते थे। और तभी मुझे लगा कि यदि इस किले को प्रतीक बनाया जाए तो लोगों का अपना सत्व जगेगा और लोग अपने क्षेत्र में शांति लाने के लिए प्रयास करेंगे। और वास्तव में ऐसा ही कुछ हुआ। उग्रवादियों की चुनौती बड़ी जटिल थी, जोग्राफिकली भी बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, जिसमें कि यदि एक व्यक्ति ऊपर बंदूक लेकर बैठ जाए तो एक बटालियन को चढ़ने नहीं देगा। लेकिन उस परिस्थिति में जो लोग जो हमारे पहाड़ पर रहते थे साथ में जुड़े। अभी पटना में बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें रोहतास की पहाड़ी से भी करीब 100 लोग आए थे। अब सोचिए कि किस प्रकार हम लोग से आज तक जुड़े रहे। तो इस प्रकार से जुड़ाव बना और उसमें उन लोगों ने कहानी सुनाई कि कैसे हमारे क्षेत्र में शांति आई। तो अब लोग कहते हैं कि मैंने शांति लाई, लेकिन मेरी भूमिका क्या थी? मैंने लोगों को प्रेरित किया और परिवर्तन अपने आप आ गया। ऐसा परिवर्तन जिसकी लोग कल्पना नहीं करते थे। रोहतास किले पर कभी तिरंगा नहीं लहराया था। 26 जनवरी 15 अगस्त काले झंडे लहराते थे, लेकिन 26 जनवरी 2009 को पहली बार तिरंगा लहराया। 2009 लोकसभा चुनाव में बीएसएफ की कंपनी पर अटैक हुआ, उससे पहले वहाँ चुनाव नहीं हुए थे। लेकिन 3 भवनों पर 16 कंपनी फोर्स लगी, तब जाके 9 मई 2009 को पहली बार हम लोगों ने उस क्षेत्र में चुनाव कराया, जो उस समय की इंडिया की सबसे फोर्टिफाइड बूथ कही गई। कितने फोर्स लगा करके केवल 3 भवनों पर 6 बूथों पर चुनाव हुआ, जिसमें 50% से अधिक लोगों ने मतदान किया। क्षेत्र मुख्य धारा से जुड़ रहा था। उसका असर ये हुआ कि आज उग्रवाद मिट चुका है। आप दिन में रात में 24 घंटे रोहतास किले पर भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं।
उसका मार्ग तो अब गवर्नमेंट अब क्लियर किया है, लेकिन एक समय लोगों ने ही श्रमदान करके उसका सड़क मार्ग तैयार किया प्रेरित होने के बाद। ये होता है, अगर कोई आईपीएस ऑफिसर दफ्तर में सिर्फ इसी कमरे में ना बैठे, लोगों से मिले, लोगों से बात करे, तो बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे रोहतास के किले को नक्सलियों से मुक्त कराया गया, गोली तो चली, लेकिन गोली के अलावा भी कई मुहिम विकास वैभव ने कि यहाँ पर शिक्षा जो इन्होंने पढ़ाई की थी उसका असर। अच्छा, कौन कौन से संगठन वहाँ पर एक्टिव थे, कैसे किले का इस्तेमाल देखिए, कर उससे रहे पहले थे? एनआईए के बारे में बात आपको कह दूं कि एनआईए की बात जो आप कह रहे हैं ना कि मैं लीड कर रहा था जो, तो एनआईए की एक बड़ी टीम काम करती है। और उस समय जो टीम में हमारे आईजी थे संजीव सिंह साहब और डीआईजी थे अनुराग तनखा साहब, बस दोनों आदमी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो भी इतने केसेस की बात हो रही है सब में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और भी टीम में जितने उस समय लोग थे सबकी भूमिका थी। मैं चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, तो मेरी एक मॉडल भूमिका कह सकते हैं। एक बड़ी टीम, तो जो भी घटनाएं हुई उसका जो इन्वेस्टिगेशन वो सभी की भूमिका रही है। मैं दूसरा ही जानना चाहूँगा कि वहाँ जो रोहतास की आप आपने बात की, कौन कौन से संगठन थे, किले का वो कैसे इस्तेमाल करते थे, और ये नक्सलवाद बिहार में उस दौरान क्यों ऐसे बढ़ रहा था? मतलब अब तो खत्म हो गया, क्यों, वजह क्या थी? देखिए, रोहतास में या बिहार के अन्य क्षेत्रों में नक्सल तो पूरे देश में चल रहा था, और उसकी एक अपनी परसेप्शन लोगों के मन में क्रिएट करना कि आपके खिलाफ शासन अत्याचार करता है और उनसे कहना कि भाई आप गुरिल्ला वारफेयर कीजिए, तो यही चीज़ रोहतास में भी चल रही थी। तो जो भी ऐसे क्षेत्र थे जहाँ टेरेन बड़ा टफ था, वहाँ पर नक्सली हावी हुआ करते थे। रोहतास उसमें सबसे अधिक डिफ़िकल्ट टेरेन था, तो निश्चित सी बात है कि वहाँ पर लगभग 1500-1600 स्क्वायर किलोमीटर जंगल में उग्रवादी उसका उपयोग किया करते थे। और रोहतास किला उसमें सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि रोहतास किला प्राचीन काल में भी यदि आप देखेंगे तो जब मुगलों के लेखक आए फरिश्ता, तो उन्होंने लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको छल से नहीं, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। तो इसकी बड़ी कीर्ति उस काल में भी थी, और इतिहास भी साक्षी है कि जब भी रोहतास दुर्ग पर किसी ने विजय प्राप्त की, चाहे वो अफगान शासक शेर शाह सूरी हों जो बाद में भारत के भी शासक बने, तो उनके द्वारा भी बल से नहीं छल से ही इसको कब्जा किया गया। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उस किले के बारे में चला करती थी। तो किला अपने आप में बड़ा कठिन था, लेकिन उस किले का उपयोग यदि अब समझो उग्रवादी करने लगे तो पुलिस के लिए तो और बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किले में छुपने के भी बहुत स्थान थे, और किले को डोमिनेट करना केवल पुलिस बल के साथ बड़ा कठिन था। सीपीआई माओइस्ट उसको अपने ट्रेनिंग कैंप के रूप में यूज़ कर रही थी, और कई कैंप्स भी वहाँ पर लगने की सूचना मिलती थी, लेकिन अल्टीमेटली वी could control that situation because of the cooperation of the people at large. इस ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी आपकी चुनौती? आपने बताया कि आपके ऊपर फायरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और मतलब ऑपरेशन। देखिए, उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मैं देखता था, आज भी देखता हूँ, वो था उस पहाड़ी पर चुनाव कराना। क्योंकि उससे पहले तक लोग कहा करते थे कि नक्सलियों के डर के कारण मतदाता बहिष्कार करते हैं, और ऐसे बहुत सारे बूथ थे जिन पर कि पोलिंग पार्टीज जाती ही नहीं थी, वो रास्ते से लौट आई करती थी दहशत के कारण। लेकिन मेरे मन में था कि जब तक चुनाव नहीं होगा तो लोग कैसे जुड़ेंगे, तो चुनाव कराना तो परम आवश्यक है। और इसीलिए पहले तो हम लोगों ने चुनाव आयोग से बात करके वहाँ पर बूथ बनवाए, और बूथ बनवाने के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी भी स्थापित की गई, बड़े अच्छे से ऑपरेशंस चलने लगे। 16 अप्रैल 2009 को चुनाव होना था, लेकिन 14 की रात में अचानक खबर मिली 10:30 बजे कि कंपनी पर हमला हो गया है, एक जवान घायल हैं और बाकी गोलियां चल रही हैं। तो ये बड़ी आश्चर्य की स्थिति थी कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे कैसे हमला हो गया, किसी को भी पूरी कंपनी वहाँ लगी हो। तो मेरे मन में तो पहले अवश्य नहीं था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद लगा नहीं, बात तो सही हुई है। और पहाड़ी क्षेत्र उस समय ऐसा था कि वहाँ पर न तो टेलीफोन काम करता था, न वायरलेस सेट काम करते थे, और सेटेलाइट फ़ोन मेरे पास तो नहीं था जब गोलियां चली थी, लेकिन संयोग से जो बीएसएफ की कंपनी थी उसके पास एक सेटेलाइट फ़ोन था, तो सेटेलाइट फ़ोन से ही खबर मिली, और रात भर सेटेलाइट फ़ोन से ही बात होती रही। हम लोग यही कहते रहे कि भाई आप गोलियों को बचा कर उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि रात में यदि आप चाहेंगे तो कोई रीइंफोर्समेंट आपको कहीं से मिलने वाला नहीं। और तब इस परिस्थिति में गोलियां चली, करीब मुझे लगता है 3 बजे रात तक गोलियां चली, और सुबह 6:30 बजे मैं भी स्पॉट पर पहुंच गया था, जो कि अंधेरे में चढ़ना संभव नहीं था। फर्स्ट लाइट के साथ हम लोग चढ़े, और जब चढ़े तो काफ़ी गोलियों के अवशेष मिले, रॉकेट लॉन्चर से भी हमला हुआ था, उसको भी हम लोगों ने देखा। और तब ये लगा कि इस समय तो चुनाव नहीं हो सकेगा, क्योंकि गोलियां इस कंपनी की समाप्त हो गई हैं, अगले ही दिन चुनाव है।
कहीं से भी लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहे थे, तो कहीं से भी अगर गोलियां मंगाएंगे भी तो भी समय लगेगा, सभी जगह कंपनी डिप्लॉयड है। तो कल यदि हम लोग चुनाव करते हैं तो इसका मतलब है कि आज रात कंपनी को रहना होगा, और आज रात फिर अटैक हुआ तो कंपनी क्या करेगी? तो तब उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि इस कंपनी को अभी यहाँ से हटा देते हैं। तो इस कंपनी को 3 बूथ्स पर चुनाव कराने थे, और 3 बूथ पे तो कंपनी एक जगह रहेगी भी नहीं, 3 भागों में बट जाएगी, तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उस समय हम लोगों ने उसको वहाँ से डिस्प्लेस किया, नीचे सुरक्षित स्थान पर लाए, लेकिन चुनाव तो कराना था, चुनाव तो होना ही था। तो तिथि निर्धारित हुई 9 मई। अब स्थिति ऐसी हुई कि गर्मी बहुत थी, पहाड़ के ऊपर पानी के स्रोत नहीं थे, और तिथि निर्धारित थी 9 मई, तो इसका मतलब उग्रवादी भी जानते थे कंपनीज तो आएंगी चुनाव कराने। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, लैंडमाइंस बिछा रखे थे, मोर्चाबंदी कर रखी थी कि अगर पुलिस चढ़ेगी तो हम लोग चढ़ने नहीं देंगे। इस परिस्थिति में चुनाव करना कितना कठिन हो सकता है आप स्वयं सोचिए। और तब हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया। उसके अलग अलग आयाम थे। एक तो था कि फोर्सेज हमारी चढ़ जाएं, बूथों पर पहुंच जाएं। दूसरा था कि जो जल का संकट है इसको कैसे इसका निदान हो, कैसे जो कंपनीज रात में रुकेंगे उनको पीने का पानी मिल जाए, खाना बनाने के लिए पानी मिल जाए। इसमें ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि जो कुएँ हैं उसमें कोई पॉइजनिंग कर दे, तो बहुत सारे उस प्रकार से एनिमी टेरिटरी में आपको घुसना है, वैसा भाव था। तो उसमें जब उन्होंने तैयारी की तो उस समय झारखंड से पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक बड़ी मशीन आई जो चापाकल तुरंत लगा सकती थी स्पीड में, उसको हम लोग लाए। फोर्सेज हम लोगों ने 3 जगह से 8 मई को चढ़ाना शुरू किया, जिसमें एक रोहतास किले से चढ़ी, एक दूसरे रास्ते से चढ़ी, एक तीसरे रास्ते से चढ़ी। पहली फोर्स हमारी वही पहुंची जो रोहतास किले से चढ़ी थी, उसने पहाड़ी को डोमिनेट किया। तब जाकर धीरे धीरे करके हम लोगों ने सारी पोलिंग पार्टीज़ को ऊपर चढ़ाया। तो पोलिंग पार्टीज रात में साथ में कंपनीज के रुकी, बुधवा, धनसा और सोली 3 गांव थे जहाँ पर हमारी सारी फोर्सेज रुकी। उस रात में कोई हमला नहीं हुआ, फोर्सेज बड़ी संख्या में थी, एक एक कैंप में 3-3 कंपनीज लगी थी, और बाकी कंपनी नीचे थी। जो अगले दिन फिर जब चुनाव हुआ तो आरोपी लगी, लोग गए, और हेलीकॉप्टर भी था, यदि कुछ घटना होती है तो रेस्क्यू के लिए उस हेलीकॉप्टर से ही फिर ईवीएम भी हम लोगों ने नीचे भेज दिया करीब 3 बजे जब इलेक्शन खत्म हुआ। तो एक बड़ी चुनौती थी, और उससे बड़ी चुनौती थी कि अब सबको लेके वापस आना। फोर्सेज तो कर चली गई, चुनाव भी उन लोगों ने करा लिया, लौटेंगे शाम हो जाएगी। मुझे याद है कि 7:45 बजे शाम में फाइनली मेरे पास रिपोर्ट आई कि सभी लोग, एक एक व्यक्ति जो वहाँ गए थे चुनाव कराने, अपने कैंप में लौट के सुरक्षित पहुँच गए। और तब खुशी की कोई सीमा नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई असंभव जो है संभव हो गया है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पूर्ण हो गया है। और अभी भी मुझे लगता है कि जीवन में यदि बड़ी उपलब्धियों की बात करूं तो इसको मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। इतने चुनौतीपूर्ण वातावरण में, जहां गोलियों से कभी भी किसी व्यक्ति का नुकसान तुरंत हो सकता था, लैंडमाइन से हो सकता था, लेकिन हम लोग चुनाव करा पाए। उसका प्रतिफल ये मिला कि उग्रवाद मिट गया। अद्भुत सर, अद्भुत। मैं अब अगला जो सवाल पूछूंगा आपसे, मैं अपने प्रोड्यूसर अंकित द्विवेदी को कहूँगा कि एक तस्वीर जरूर लगा दें। गूगल पर एक तस्वीर होगी जिसमें विकास वैभव सर चश्मा लगाए खड़े हैं, और ठीक बगल में बिहार के एक बाहुबली माफिया नेता अनंत सिंह खड़े हैं। दिन में ही रेड कर दिया आपने अनंत सिंह, क्या तो कोई रेड ही नहीं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, आपको मैं पहले भी कहा, और जो हुआ पब्लिक डोमेन में क्यों हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें अब तो मालूम है आपको। अरे वो तो अनंत सिंह क्या कोई रेडी नहीं करता है, पुलिस सरकार सब सरेंडर है। तो क्या था, थोड़ा वो जानना चाहेंगे, आप नाम मत लीजिए। देखिए, क्या सिंपल था सी वो? बात है, मैं जहाँ भी रहा हूँ जो सही है वही मैंने करने का प्रयास किया है। अब केसेस के नाम कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, बट कभी घबराए नहीं हैं, फर्म बट पोलाइट। कभी भी बहुत सारे राजनेताओं से भी उलझने हुई, कई बार ऐसा भी हुआ कि विधानसभा तक में उसके संचालन में समस्या हुई, ऐसे भी अवसर हुए हैं, लेकिन मन कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि बिहार आया हूँ तो परिवर्तन करने आया हूँ। यदि मैं भी विचलित हो गया, यदि गलत हुआ और मैं सहता रहा, देखता रहा, अपनी आंखें मैंने बंद कर ली, तो बिहार बदलेगा कौन? और यही कारण है कि केवल पुलिस के कार्यों तक सीमित नहीं रहा। जहाँ भी जिलों में रहा, चाहे बगहा में रहा, रोहतास रहा, दरभंगा रहा, पटना रहा, भागलपुर में डीआईजी रहा, तो आसपास के स्कूलों में जाना, कॉलेजेस में जाना, यूथ से बात करना और बताना कि बिहार तब महान था तो उसके कारण थे, और आज यदि बिहार पिछड़ा है तो उसके भी कारण है। कारण सबसे बड़ी है कि हमारी सोच हमारे पूर्वजों की जैसी नहीं रह गई। हम जाति के नाम पर संघर्ष करते हैं। उस बिहार में जहाँ जातियाँ थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद होता तो मगध में तो नंदवंश आता ही नहीं। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, हमारे पूर्वजों की महानता थी। ऐसा जातिवाद होता तो सोचिए, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की जाति खोजते,
उन्हें तो लगता है मेरी जाति का ही व्यक्ति शासक बनना चाहिए, और इस प्रकार से यदि बात होती तो वैशाली कहाँ स्थापित होती। तो अलग लोग थे हम, और यही बात है जब मैं कहता हूँ यूथ से कि आज इस प्रकार से हम लड़ते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे जाति के कितने विधायक बने, हमारे जाति के कितने मंत्री बने, किस पार्टी ने कितने सीटें दी, इससे बिहार को क्या लाभ होने वाला है। ये तो वही लोग करते हैं जो आपको जाति के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, जो बिहार का भला नहीं चाहते। तो ऐसा जो व्यक्ति भी इस प्रकार के कार्य करता है बिहार का सबसे बड़ा जो ये मैं कहूँ कि अहित चाहता है, दुश्मन, केवल क्योंकि ये बात केवल सच है अपना। सर, सभी लोग बोलते हैं बिहार में जातिवाद। तो मैं इस रूप में बहुत एक बड़े अभियान का मैंने प्रारंभ किया वर्ष 2021 के 22 मार्च को। 4 साल में आप देख रहे हो किस प्रकार से बापू सभागार में मैंने गूंज थी एक संकल्प की कि हम विकसित बिहार बनाएंगे। लेकिन इसका बड़े बड़े यदि नेता जो है वो प्रारंभ है तो उसी 9th में जब किसी ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था उसी दिन से है, और तब से मन में संकल्प जगह। बीच में यात्रा चली, NIA, दरभंगा, सारी चीज़ें उस क्रम में है, लेकिन अभी भी मन में वही भाव है कि कैसे भारत विकसित हो, और विकसित भारत यदि बनना है तो उसमें बिहार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह क्षेत्र जिसने हजारों वर्षों तक उस अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया, आज अपना योगदान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि खुद में उलझा हुआ है। यदि उस क्षेत्र को हमने उस उलझनों से मुक्त कर दिया, उस रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, जिसने कभी विश्व को शून्य दिया, जिसने कभी नालंदा और विक्रमशिला को तब स्थापित किया जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं थी। तो ऐसे अनोखी भूमि जिसने वेदांत को जन्म दिया, जिसने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविकों को जन्म दिया, उस पर क्षमता तो आज भी असीम है, लेकिन इसकी आवश्यकता है लोगों को प्रेरित करने को। मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए आता है, बगहा को मैंने बदलते देखा है जब लोग प्रेरित हुए, रोहतास को मैंने बदलते देखा है जब लोग प्रेरित हुए। और यदि बिहार प्रेरित हो गया तो संकेत बड़े शुभ हैं, लाखों लोग आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं। पटना का बापू सभागार छोटा पड़ गया, दिल्ली का भारत मंडपम छोटा पड़ गया, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में ऐसे बिहार के लोग जुड़ चुके हैं जो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर आज एकत्रित हो गए हैं कि हम अपने जीवन काल में बिहार को पुनः स्थापित करेंगे और 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार का निर्माण अवश्य करेंगे। बड़े बड़े नेता पैसा खर्चा करके, स्पॉन्सर्ड करके ना, ऐसे लोग नहीं आ पाते। और मैं बहुत ईमानदारी से आज एक बात कह देता हूँ, जब मैं नई दिल्ली इलाके में NIA के दफ्तर में विकास वैभव जी से मिला तो मैं खबर निकालने के लिए गया, क्योंकि उन दोनों टेररिज्म की बड़ी खबर थी। तो मैं इनसे मिला, जैसा कि कम बोलते हैं मिला, तो जो इनसे मेरी बातचीत हुई उसमें एक बात मुझे अभी भी याद है कि अरविंद जी अब NIA में नहीं रहना है। बोल देता हूँ सर कभी, क्योंकि रिपोर्टर अफसर के बीच की बातचीत कभी जल्दी बोलते नहीं, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात विकास वैभव की ईमानदारी दिखाती है। इन्होंने मुझसे बोला कि मैं NIA में बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहूँगा, मुझे बिहार जाना है और बिहार के लिए कुछ करना है अरविंद जी, मैं बिहार के लिए करूँगा। और उसके शायद कुछ महीनों बाद आपने NIA छोड़ दिया था। तो ये मेरे सामने कि मुझसे, मैं खबर निकालने के लिए गया था, एक अफसर ने मुझसे ये बात कही थी, वो बात मुझे अभी तक याद है। और उसके बाद फिर विकास वैभव बिहार गए, बिहार में जो किया सो किया ही माफियाओं के खिलाफ, लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहे हैं, जिसमें कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई वैनिटी वैन नहीं है, कोई नेता नहीं है, और ऑटोमेटिकली यूथ, महिलाएं, सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर अधिकारी को ऐसा काम करना चाहिए। अनंत सिंह के घर पर जब रेड करी आपने तो कोई खतरा, कोई डर महसूस हुआ? नाम मत लीजिएगा। देखिए फिर वही फिर घूम फिर के वहीं पहुँचे। देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, किसी भी केस को जब लेता हूँ, जब मुझे लगता है करना चाहिए, तो मैं सभी परिस्थितियों का आकलन कर लेता हूँ। पूर्व में कैसा रहा है, किस प्रकार से कभी जब ऐसा करना पड़ा तो रिएक्शन क्या रहा। उस समय तो NIA से गया था, तो NIA से जब गया था तो इन्वेस्टिगेशन की पूरी ट्रेनिंग थी और साथ में लॉ एंड ऑर्डर की भी ट्रेनिंग थी। तो जो भी दृश्य देखने को आपको मिला होगा, जिसकी चर्चा लोग करते हैं, उसी का प्रतिफल था। प्रोफेशनली चीज़ों को करने का प्रयास किया गया, इससे ज़्यादा और इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बाकी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में। बिहार यूपी में तो अगर कोई अधिकारी ऐसे स्वतंत्र काम कर ले तो बहुत टफ होता है। किसी नेता और बाहुबली हो, उनके यहाँ अगर जो है रेड करना हो, देखिए सबसे बड़ा कोई अगर मतलब सबसे बड़ी कोई शक्ति यदि आपके अंदर है तो वो आपके अंदर है, जो आपको गाइड करती है। वो कहा गया है ना, द्वा सुपर्णा सविजा से खाया सवाना वृक्षम परिस हो जाते। 2 पक्षी हैं जो एक वृक्ष पर विद्यमान है, एक खाता है, सब कुछ ग्रहण करता है, दूसरा केवल देखता रहता है। प्राचीन उपनिषदों की बात है। तो मन में भी लगभग उसी प्रकार मन को बताया गया कि एक मन है जो आपका अंतर मन है, जो देखता रहता है तुम कर क्या रहे हो। दूसरा जो है मन, अलग अलग प्रकार के विचार उसमें आते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। व्यक्ति गलत करने का अधिक प्रेरित होता है तब जब उसे लगता है गलत करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा या इससे मेरा क्षणिक लाभ हो जाएगा। तो अक्सर लोग इसमें भ्रम में फंस जाते हैं। लेकिन जब सही करना हो
तब अंतर्मन क्या कहता, कई बार कहता बड़ा कठिन है, ये नहीं करना चाहिए, करोगे तो कठिनाई में पड़ जाओगे। तो मैं यही कहता हूँ, अंतर्मन में ऐसी शक्ति है कि यदि आप सही करोगे तो आपको और शक्ति प्रदान करती है। कोई व्यक्ति कितना बड़ा, जिसको बाहुबली कहते हो या कुछ वैसा नाम देते हो, किसी से भिड़ने में आपको कभी कोई संशय नहीं मन में होगा, यदि आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही है। तो इसमें नाम मैं किसी का नहीं, मैं किसी नाम लेने की नहीं, बट सिंपल बात यही कहना कि पुलिस में यदि आप जो सही है वो करना चाहते हैं तो इतना जान लीजिए कि लोग भी आपको पहचानने लगते हैं कुछ समय के बाद। तो आपसे गलत करने को तो कोई कहेगा ही नहीं, और उसमें कोई कठिनाई नहीं है। हो सकता है अभी पोस्टिंग यहाँ है, वहाँ सरकार नहीं कर, कहीं और कर दे, लेकिन आप तो ना डिगेंगे ना झुकेंगे, जो सही है वही करेंगे, तो अपने रास्ते आप चलते रहेंगे। और हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है समाज को अब, और आपको भी अपनी भूमिका समझनी होगी कि मेरी भूमिका क्या है। एसपी टाइम की आपने बातें की, डीआईजी की बातें की, आईजी आज हूँ, तो केवल अपने जो पद की जो भी ड्यूटीज़ हैं वो करते हुए, सोमवार से शुक्रवार ऑफिस में रहता हूँ, आप किसी भी समय मेरे ऑफिस आके मिल सकते हैं। मैं गया तो हूँ, और शनिवार रविवार पिछले 4 वर्षों से अनुमति लेके बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण करता हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ। उसके दृश्य तब देखने को मिलते हैं जब बेगूसराय में नमस्ते बिहार कार्यक्रम होता है, 50,000 की भीड़ जुटती है और लोगों को लगता है कैसे आ रहे हैं। सब लोग अपने मन से आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं, अपना खर्च करके आ रहे हैं, क्योंकि सबके मन में भाव है कि बिहार को हम विकसित करना चाहते हैं, और तब तक नहीं होगा जब तक हम भी इस अभियान के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो इस मंच के माध्यम से सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ, ऐसे हर व्यक्ति को जिसके हृदय में ये भाव है कि बिहार विकसित होना चाहिए, कि छोटे छोटे भावों से ऊपर उठो, थोड़ा सा योगदान करो। आज 24 केंद्रों पर निःशुल्क पाठशालाएँ चल रही हैं। मेरी यदि इसमें कोई भूमिका है तो केवल यही है कि मैंने प्रेरित किया। 19 महिलाओं के द्वारा चल रही हैं गार्गी पाठशाला के रूप में। 350 स्टार्टअप इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 2 आज ऐसे हो गए हैं जो 100 से अधिक को रोजगार दे रहे हैं। लक्ष्य है कि 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 बन जाए जो 100 लोगों को रोजगार देते हो। उद्देश्य है एक बीजारोपण का, जो बिहार में एक उद्यमिता की क्रांति ला सके, क्योंकि उद्यमिता की क्रांति जब तक नहीं आएगी तो जो बिहार की समस्या है पलायन, एक छोटे से रोजगार के लोग बड़ी संख्या में बाहर जाते हैं, जब तक हम स्टार्टअप्स को सफल नहीं कर पाएंगे बिहार में, तो अचानक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जब ऐसा वातावरण बनेगा, स्टार्टअप्स लगेंगे, सफल होंगे, बड़ा बिजनेस शुरू होगा, तभी तो होगा, और एक दिन में नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो उस प्रयास में हम लोग लगे हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से। 2028 का एक टारगेट है, हर यूथ को हम लोग बता रहे हैं। अभी आपके साथ बैठा हूँ, भागलपुर में क्लास चल रही है। टीएनबी कॉलेज भागलपुर इज़ द फर्स्ट कॉलेज जहाँ पर 30 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी कल से प्रारंभ हुआ है, जिसमें कि करीब 100 ऐसे यूथ को एंटरप्रेन्योर्स बनने की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। आप सोचिएगा 100 में अगर 30 भी सफल एंटरप्रेन्योर्स बने तो कितनी बड़ी चेंज के लिए हम लोग बिहार को तैयार कर रहे हैं। और यदि हर कॉलेज में, हर विद्यालय में इस प्रकार से कार्यक्रम चलने लगे तो मेरा तो यही प्रयास है। मैं तो हमेशा कहता हूँ निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ। जीवन का एक अस्तित्व है जिसमें व्यक्ति को अपने अस्तित्व को सार्थक करना होता है, उसी प्रयास में लगा हूँ। अपने जीवन काल में बिहार की स्थिति को देखता हूँ तो विचलित होता था, आज प्रयास कर रहा हूँ कि एक बड़ा परिवर्तन हो, और इसके लिए मैंने अपना सर्वस्व समझिए कि निछावर कर दिया है और इसी प्रयास में लगा हुआ। वही नहीं तो आजकल IAS IPS निकल रहे हैं, वो अपना बस यही है कि कहाँ बढ़िया मलाईदार पोस्ट मिल जाए, कहाँ थैला मिल जाए, क्या रसूख मिल जाए, इसी में लगे रहते हैं। उम्मीद है आपके जैसे IPS अधिकारी और आएँ, ताकि जो इस तरह की चीज़ें हैं, सोशल कॉज की चीज़ें हैं, वो भी करें। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। अच्छा, ये भी बता दूं, आपने बोला कि बिहार में, तो मैं भी जोंक की तरह वाला रिपोर्टर हूँ, जिसके पीछे लगता हूँ तो लग जाता हूँ। अभी मैं कुछ दिनों पहले जब पटना में पेपर लीक हुआ था, तब मैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, तो एक बार फिर मेरी मुलाकात विकास बेहो जी से हुई। सचिवालय में आप बैठते हैं, तो मैं गया बैठने के लिए। जो ऑफिस था, मतलब IG रैंक का अधिकारी, दरवाज़ा खुला हुआ है, बैठे हुए हैं। मैं अंदर गया, मेरे साथ एक करीबी था, तो मैं, मतलब मुझे ये बुलाए थे और मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए गया था। हर सेकंड में कोई ना कोई आ रहा था मिलने के लिए, हर सेकंड के अंदर कोई ना कोई। मैं कब बात करूं तो कोई अपनी परेशानी लेके आ रहा है, कोई अपनी परेशानी लेके आ रहा है। और इम्पोर्टेंट बात ये थी जो मैंने नोट किया, आज मैं पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है, हर किसी से ये मिले, हर किसी के कागज़ रखे, जब ज़रूरत पड़ी इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, जो बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकारी लोग AC में बैठकर सिर्फ उसी से मिलते हैं जिससे फ़ायदा होता है। गरीब गुरुओं से मिलने का लोग टाइम कम देते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये कई जगह पूछ चुके हैं, चूँकि आपने शुरू में बोला कि बिहार नहीं जाते थे, वो पकड़ुआ शादी उस वक्त था। अब पकड़ुआ शादी बंद हुई है कि अभी भी थोड़ा बहुत चलता है कभी-कभी? देखिए, पहले वाली स्थिति तो नहीं है। कभी कभी आइसोलेटेड केसेस अभी भी कहीं सुनने को मिल जाते हैं, तो बहुत रेयर। उस समय तो जो स्थिति थी बड़ी अच्छी नहीं थी,
जिस समय ऐसा वातावरण बना हुआ था, अब वैसा नहीं है। क्या था सर, ये चूंकि यंगस्टर है, नहीं, नए स्पेशली लड़के हैं। बेगूसराय या मुकामा में कई ऐसे परिवार मेरे भी जानने वाले हैं जिनके घर में जो लड़का यदि सफल हो गया और लड़की के पिता के पास दहेज देने के लिए उतने पैसे नहीं हैं, हो सकता बात करने गया और लड़के वाले ने मना कर दिया, तो मौका देकर लड़के को किडनैप कर लिया जाता था, उसकी शादी करा दी जाती थी। और तब समाज का दबाव ऐसा बनता था लड़का पक्ष पर कि एक्सेप्ट करना पड़ता था, और कई शादियां सफल रही हैं, कई असफल भी रहीं, लेकिन एक परंपरा के रूप में स्थापित होती जा रही थी। 2005 के बाद से बहुत कम सुनने को मिला, कभी कभी सुनने को भी मिलता, तो पहले वाली वो भयानकता नहीं है। पकड़ुआ शादी इसको कहते थे। तो क्या किन किन बेल्ट में खास तौर पे बिहार में नहीं, लगभग मुख्य रूप से इसका यदि मैं कारण देखूं, दहेज प्रथा ही है। दहेज प्रथा के कारण ही इस प्रकार से जो दबाव था वधु पक्ष पर, उस समय बिहार का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो क्रिमिनल गैंग्स काफ़ी हावी थे, तो क्रिमिनल गैंग्स का सहारा लेकर अपनी बेटी की शादी करने लगे थे। जब क्राइम पर नियंत्रण हुआ तो अपने आप इन चीज़ों पर भी नियंत्रण हो गया। चलिए सर, मैं अमूमन ऐसा कम होता है, लेकिन चूंकि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो आप अपने बिहार के लोगों को कोई एक छोटा मैसेज देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं, सभी से अपील करता हूँ, जो लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन है, आज सभी ने बापू सभागार को भी देखा है, बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति का नहीं है, ये अपने बिहार के लिए एक संकल्प है जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो तभी सफल होगा जब सभी जुड़ेंगे, जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठ के जुड़ेंगे। तो आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए, आपने वक्त दिया, आपकी तबीयत भी ख़राब थी लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शो कैसा आपको लगा, अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।